हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड एनालिसिस में। आज है 17 अक्टूबर 2023 और हम बात कर रहे हैं कुछ मुख्य खबरों के बारे में। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है इक्वाडोर के बारे में। दोस्तों, आज न्यूज़ में आया कि इक्वाडोर में एक प्रेसिडेंट जो हैं वो माना जा रहा है कि इक्वाडोर के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं, तो उनका नाम हमें नोट कर लेना चाहिए और उनका प्रोनाउंसिएशन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नाम है डैनियल नोबोआ। तो एक बार आप लोग इसका स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, बाकी मैंने स्क्रीन पे दे रखा है, वो लिखा हुआ है। और इसके साथ हमको इक्वाडोर की लोकेशन भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बेसिकली ये है साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में, अपर साइड में अगर आप देखेंगे तो इक्वाडोर की अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो हमारा ये है पैसिफिक ओशन। नॉर्थ में देखा जाए तो कोलंबिया, और दोस्तों साउथ और साउथ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पेरू मौजूद है। तो ये थोड़ा सा मैपिंग है जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगर हम इसके लेफ़्ट में देखें आर्किपेलागोस, जो कि आइलैंड है, वो भी इसके ही अंडर में आता है, इक्वाडोर के अंडर में। तो ये भी हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर आर्किपेलागो जो है न्यूज़ में बना रहता है। दोस्तों, हाल फिलहाल में जो अभी माहौल बना हुआ है वॉर का भी ग्लोबल लेवल पे, तो उसमें कुछ टर्म्स हैं जो इंटरनेशनल वॉर में जो लॉज होते हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम्स में अक्सर आ जाते हैं यूपीएससी और पीसीएस में। तो उसमें कुछ दो टर्म्स हैं जिसको मैं शेयर करूंगा आपके साथ। इसको भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि शायद किसी भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो उसमें पहला जो हमारा शब्द है वो है जस एट बेलम। तो इसका अर्थ ये निकलता है, जो यूएन चार्टर देता है, कि अंडर व्हाट कंडीशंस और व्हेन कैन कंट्रीज़ यूज़ फोर्स इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस ड्यूरिंग वॉर। तो इसमें ये बताता है कि कब कोई कंट्री किस कंडीशन में अपने फोर्स को यूज़ कर सकती है जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो और जब वॉर चल रही हो। तो फिर आता है दूसरा वर्ड जस इन बेलो। ये हमारा एक तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बारे में बात करता है। तो ये दो टर्म्स हमें जो है वॉर से रिलेटेड याद करना काफ़ी ज़रूरी है। और इस तरीके के काफ़ी टर्म्स हैं जिसको हम समय समय पे शेयर करते रहेंगे, जैसे जैसे न्यूज़पेपर में आता रहेगा। तो द हिंदू में ये दो वर्ड्स हमें मिले तो उस पर हमने इसका मीनिंग आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दोस्तों वो है हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि टी इंडस्ट्री में हो रखी है। अभी असम में आपने देखा होगा फ्लड्स आए हुए थे। तो दैट इज़ ड्यू टू द तीस्ता रिवर, द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। सो होता ये है दोस्तों कि हमारी जो इंडिया की रैंकिंग है, अगर आप टी की देखोगे तो ऐसे तो हमें लगता है कि प्रोडक्शन के मामले में बहुत ज़्यादा है, बट आपने पहले भी ब्रिटिश टाइम्स में पढ़ा होगा हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि ब्रिटिशर्स का लास्ट जो ट्रेड था वो टी विथ चाइना था, अगर आपको याद हो, और इंडिया था। तो बेसिकली वहाँ से लेकर अभी तक प्रोडक्शन के मामले में चाइना इज़ नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ टी एंड इंडिया होल्ड द सेकेंड पोजीशन। तो इन दैट केस जो क्राइसिस हुए हैं फ्लड की वजह से, तो उस वजह से अभी ये न्यूज़ में आया। बेसिकली टी के क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं वो एक नज़र हम लोग को आना चाहिए। और ये टी का जो बोर्ड बनाया गया है वो किसके अंडर में है, इसका हेडक्वार्टर्स का है। तो जो कंडीशंस हैं टी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उसमें एक हॉट एंड वेट क्लाइमेट चाहिए होता है जिसमें 20 से 30 डिग्री सी का टेम्परेचर होना ज़रूरी है। रेनफॉल इसको अच्छी चाहिए होती है और वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए होती है। ये नहीं कि एक छोटे अमाउंट में या एक आध दो दिन के लिए हो गई। रेनफॉल को एक पर्याप्त मात्रा में एक पर्याप्त समय तक होना ज़रूरी है, जिसका आंकड़ा 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। सॉइल जो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, अच्छे तरीके से भीगी सॉइल होनी चाहिए। और इसका जो टी बोर्ड है दोस्तों वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत, जिसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। तो ये हमें याद रखना है। इंडिया की सेकंड पोजीशन है, चाइना इज़ ऑन फर्स्ट पोजीशन। सॉइल इसमें दोस्तों एसिडिक होनी चाहिए और इसका जो खपत है दैट इज़ 800 ग्राम पर ईयर पर कैपिटा इंडिया में। दोस्तों, आजकल एक न्यूज़ आ रही है डीप फेक क्राइम्स के बारे में। आपने अक्सर इन वीडियोस में देखा होगा जिसमें मोदी जी कोई भाषण दे रहे हैं या कोई भी पॉलिटिकल लीडर कोई भाषण दे रहा है तो उसमें लोग आवाज़ बदल देते हैं या म्यूज़िक लगा देते हैं या चेहरे के एक्सप्रेशन को बदल देते हैं। आजकल ये सब करना बहुत ही आसान होता जा रहा है एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, जिसमें आप किसी की भी वॉइस मॉड्यूलेट कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस को बदल सकते हैं।
तो ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए, क्योंकि क्राइम्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरीके से ये आप डिफेमेशन कर रहे हो, इस पे सीधा सीधा डिफेमेशन केस लगेगा आपके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में आपको खींचा जाएगा। तो बेसिकली जो भी ऐसा कोई काम कार्य कर रहा है तो सरकार उसके जड़ तक पता लगाने के लिए ये कदम उठा रही है, डीप फेक क्राइम्स में एक्शन लेती है। तो उसमें जो जो रूट होता है, जहाँ से सबसे पहले वीडियो को शेयर किया गया या इनिशिएट किया गया या किसी माध्यम से पता लगाया जाए वो किस सिस्टम पे उसको डेवलप किया गया है, तो बेसिकली ऐसी चीज़ों का पता लगाने के लिए हमारे आईटी एक्ट 2000 के द्वारा इसमें सेक्शन 66E के अंतर्गत इसमें जो है एक्शंस लिए जा रहे हैं और ऐसा प्रावधान डाला गया है कि ऐसे डीप फेक क्राइम्स को रोकने के लिए आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत इसमें मामले दर्ज होंगे और एक्शंस लिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों हमारे सीबीडीसी के बारे में। सीबीडीसी अभी न्यूज़ में आया, इसमें अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानना चाहो तो कुछ बेसिक डिटेल्स ये हैं कि सीबीडीसी एक तरीके की डिजिटल करेंसी है। जैसे हम लोग यूपीआई करते हैं तो उसमें हमको इंटरनेट की ज़रूरत होती है और एक मीडिएटर बैंक की ज़रूरत पड़ती है उसमें, बट ये एक आपकी क्रिप्टो करेंसी टाइप का तो नहीं है। इसके बारे में हम लोग एक वृहद चर्चा बाद में करेंगे, बट है कुछ वैसा ही मिलता जुलता। इसमें आपको ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करने का एक फ़ायदा है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है, मोबाइल में एक स्मार्ट फीचर वाला फ़ोन है, तो आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन से इस कैश को यूज़ कर सकते हो। कैश नहीं कहूँगा, मतलब ये करेंसी को यूज़ कर सकते हो। और इसमें बैंक का इंटरमीडिएटरी का कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें बैंक इंटरमीडिएट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र हो सकती है ये। और अगर आप देखोगे कि इसमें फ़िज़िकल बैकअप होता है कि नहीं मनी का, तो इसका जवाब दोस्तों ना है, क्योंकि इसमें जो है डिजिटल करेंसी के थ्रू हम एक दूसरे को जो मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका पीछे बैंक में कोई रिलेशन नहीं है, ना बैंक का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें कोई फ़िज़िकल बैकअप भी नहीं होता। तो कुछ सीबीडीसी के बारे में ये तथ्य आप जान के रखिए। बाकी जब हमारा इकोनॉमिक सेक्शन होगा तो उसमें वृहद रूप से इस पर चर्चा करेंगे और आपको नोट्स बना के दिया जाएगा। एक छोटी सी न्यूज़ है दोस्तों मिशन शक्ति के बारे में। यूपी का ये एक मिशन है जो महिलाओं के लिए लाया गया था। तो मिशन शक्ति का जो है अभी चौथा चरण जो है उसको लागू किया गया। तो एक बड़ा स्टेप है यूपी का, और ये चारों ही चरण बहुत सक्सेसफुल रहे। तो अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि मिशन शक्ति का चौथा चरण किस राज्य द्वारा लाया गया, तो आपको आंसर में याद रखना है उत्तर प्रदेश। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो है जातिगत जनगणना के बारे में। हाल फिलहाल में अभी बिहार सरकार द्वारा एक जातिगत जनगणना करवाई गई है, जिसके प्रभाव और दुष्प्रभाव के बारे में अक्सर आपने कहीं ना कहीं चर्चाओं में सुना होगा, न्यूज़ पे भी आता रहता है कि इसके क्या असर हो सकते हैं क्या नहीं। तो बेसिकली वो तो हमारा एक मेंस राइटिंग का मुद्दा हो गया कि इस पर क्या टूज एंड फ्रोज हो सकते हैं, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेजेस हैं, पॉलिटिकल पार्टी को इससे कुछ फेवर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बट हमारा जो एक एनालिसिस है वो ये कहता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जातिगत जनगणना आखिर इसकी शुरुआत कब हुई और लेटेस्ट टाइम्स में ये लास्ट टाइम कब किया गया। तो अगर हम पुराने ज़माने में देखेंगे तो लॉर्ड रिपन थे जिनके द्वारा पहली बार एक जनगणना का सिस्टम लाया गया था। तो बेसिकली जातिगत जनगणना या जनगणना से अगर कोई सवाल पूछता है तो हमें ये याद रखना है कि पुराने समय में लॉर्ड मायो द्वारा प्रस्तावित था 1872 में, बट पहली बार अगर किसी ने जनगणना कराई तो उसमें 1881 में लॉर्ड रिपन ने कराई। और उसके आयुक्त अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा WC प्लॉडेन। फिर 1931 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ और 2011 में एक जनगणना हुई और बीच में एक 1951 में भी हुई थी। तो बेसिकली कुछ डेट्स हैं जो आपको याद रखनी होंगी, और अगर आपसे इसके इतिहास के बारे में पूछता है तो वो पता होना चाहिए। और लेटेस्ट टाइम में तो बिहार में हो रखा है, बट एक है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी जातिगत जनगणना, उसका ब्यौरा दिया गया था सरकार के द्वारा, पूरा एक तरीके से पब्लिक किया गया था। लेकिन ये जो अभी लेटेस्ट हुआ है इसका कोई पब्लिसिटी नहीं हुई है और ना ही बीच में कभी कोई हुआ। तो ये याद रखना है कि अगर प्रदर्शन करने की बात कहता है तो 2011 विल बी द आंसर। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है दोस्तों आज का, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट दोस्तों एक तरीके का टूल है जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा चलाया जाता है। बेसिकली ये हमारा देखते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो हमको सोशली, इकोनॉमिकली और एनवायरनमेंट पे क्या असर डाल रहे हैं। तो एक तरीके का टूल है, इसमें हर कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है और इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी। तो अगर आपसे पूछता है कि EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किसका टूल है और ऑप्शंस में दे दे UNDP, UNEP, UN
CCC। तो बेसिकली उसमें आपको याद रखना है कि दिस इज़ अ टूल ऑफ UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों ये आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो आपको पता होनी चाहिए। फिर मिलेंगे इसी चैनल पे कल प्रीलिम्स ओरिएंटेड एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़िए, मन लगा के। जय हिंद, जय भारत।